नमस्ते। अच्छा, एक बात सोचिए। जिस फोन पर आप ये सब देख रहे हैं या जिस कुर्सी पर आप आराम से बैठे हैं, ये सब आखिर आता कहाँ से है? आज हम भारत के उन्हीं खजानों की बात करने वाले हैं जो जमीन के नीचे छिपे हैं। हमारे खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये हमारी इकोनॉमी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी दोनों की नींव हैं। तो चलिए, भारत के इस छिपे हुए खजाने की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी दुनिया को कैसे चलाता है। आप एक छोटी सी सुई ले लीजिए या फिर कोई आसमान छूती इमारत। इन सब की कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? पृथ्वी की गहराइयों से। हर मेटल, हर गैजेट, हर गाड़ी, इन सब का बेस यही खनिज हैं। सच तो ये है कि हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन इन्हीं कुदरती खजानों की बुनियाद पर खड़ी है। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल यही आता है कि भाई, जब हम खनिज या मिनरल कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, पर चलिए आज इसका असली मतलब समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो खनिज प्रकृति का एक तत्व है। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, मतलब पौधों या जानवरों के अवशेषों से बना हुआ, या फिर इनऑर्गेनिक यानी चट्टानों से। और सबसे खास बात यह है कि हर खनिज का ना अपना एक फिंगरप्रिंट होता है, मतलब उसके केमिकल और फिजिकल गुण हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। लोहा हमेशा लोहे की तरह ही काम करेगा और हीरा हमेशा हीरे की तरह। बस यही इनकी पहचान है। देखिए, खनिजों को समझना और भी आसान हो जाता है जब हम उन्हें इस तरह से बांटकर देखते हैं। सबसे बड़ा फर्क है मेटालिक और नॉन मेटालिक में। मतलब क्या हमें इससे कोई मेटल मिलेगा या नहीं। फिर मेटालिक में भी ये जानना जरूरी है कि उसमें लोहा है या नहीं। और नॉन मेटालिक में एक तरफ तो है हमारे एनर्जी सोर्स जैसे कोयला, और दूसरी तरफ हैं इंडस्ट्री में काम आने वाले मिनरल्स जैसे माइका। ये क्लासिफिकेशन इनके इस्तेमाल को समझने में हमारी बहुत मदद करता है। इसको ना ऐसे समझिए। एक तरफ वो मिनरल्स हैं जिन्हें पिघलाकर हम मजबूत मेटल्स बनाते हैं, जैसे आयरन ओर से लोहा या बॉक्साइट से हल्का फुल्का एल्यूमिनियम। और दूसरी तरफ हैं वो मिनरल्स जो हमें एनर्जी देते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोल, या फिर वो जो इंडस्ट्री में सीधे सीधे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि माइका। तो एक से कंस्ट्रक्शन होता है और दूसरे से पावर मिलती है। और हाँ, इन खनिजों के बारे में 3 बड़ी सच्चाइयां हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। पहली बात, ये हर जगह बराबर नहीं मिलते। कहीं बहुत ज्यादा तो कहीं बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, जो बेस्ट क्वालिटी वाले मिनरल्स होते हैं ना, वो हमेशा कम क्वांटिटी में मिलते हैं, जबकि लो क्वालिटी वाले ज्यादा। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये हमेशा के लिए नहीं है। इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं, पर हम इन्हें बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। इसीलिए इनको बचाना इतना जरूरी हो जाता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि मिनरल्स क्या होते हैं, पर अब सवाल ये है कि भाई, ये भारत में मिलते कहाँ कहाँ हैं? चलिए अब भारत के मिनरल मैप पर एक नजर डालते हैं। ये मैप ना एक बिल्कुल साफ कहानी बताता है। भारत के ज्यादातर मेटालिक मिनरल्स का घर है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो, यानी प्रायद्वीपीय पठार की पुरानी चट्टानें। जरा ध्यान से देखिए कैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का ये जो पूर्वी हिस्सा है, खनिजों के सिंबल से भरा पड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत का विशाल मैदानी इलाका, जो नई जलोढ़ मिट्टी से बना है, वो मिनरल्स के मामले में लगभग खाली है। और यही डिस्ट्रीब्यूशन भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी दिखाता है। मोटे तौर पे देखें तो भारत के मिनरल्स को हम इन 3 बेल्ट्स में बांट सकते हैं। पहली है उत्तर पूर्वी पठारी बेल्ट। इसे भारत का इंडस्ट्रियल हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर लोहा और कोयला दोनों एक साथ मिलते हैं। दूसरी है दक्षिण पश्चिमी पठारी बेल्ट, जो कर्नाटक से लेकर गोवा तक फैली है और हाई क्वालिटी आयरन ओर के लिए मशहूर है। और तीसरी है उत्तर पश्चिमी बेल्ट, राजस्थान और गुजरात में, जो कॉपर और जिंक जैसे नॉन फेरस मेटल्स का बड़ा सोर्स है। चलिए अब मेटल्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जैसा हमने पहले देखा था, इन्हें हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मतलब जिनमें लोहे का अंश हो, और नॉन फेरस जिनमें लोहा न हो। सिंपल। तो अब बात करते हैं उन मेटल्स की जिनमें लोहा नहीं होता। इनमें भारत के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहला बॉक्साइट, जिससे बनता है हल्का और मजबूत एल्यूमिनियम, और दूसरा है कॉपर यानी तांबा, जो बिजली के तारों की जान है। जैसा कि मैप में भी दिख रहा है, एल्यूमिनियम के लिए हमें ओडिशा की तरफ देखना होगा, जबकि तांबे की कहानी तो सदियों से राजस्थान के खेतड़ी इलाके से जुड़ी हुई है। वैसे हमारे पास दूसरे नॉन फेरस मेटल्स भी हैं, पर इन दोनों के रिजर्व्स ही सबसे ज्यादा हैं। ये टेबल एक तरह से भारत के मिनरल प्रोडक्शन की पूरी कहानी को शॉर्ट में बताती है। एक पैटर्न तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, और वो है ओडिशा का दबदबा। चाहे वो आयरन ओर हो, मैंगनीज हो या फिर बॉक्साइट, ओडिशा हर लिस्ट में टॉप पर है।
इससे पता चलता है कि भारत का पूर्वी हिस्सा मेटालिक मिनरल्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं कॉपर के लिए हमें पश्चिम में राजस्थान की ओर देखना पड़ता है, जो उसके प्रोडक्शन का एक हिस्टोरिकल सेंटर रहा है। अब मिलते हैं एक बहुत ही अनोखे मिनरल से, अभ्रक यानी माइका। आप इसे नेचर का इंसुलेटर कह सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर यह है कि यह बिजली को अपने आर पार नहीं जाने देता और इसे कागज से भी पतली शीट्स में बांटा जा सकता है। इन्हीं क्वालिटीज की वजह से ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एक गुमनाम हीरो है, जो उन्हें शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। और मजे की बात यह है कि भारत दुनिया में इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है, खासकर झारखंड और आंध्र प्रदेश में। तो अभी तक हमने बात की उन खनिजों की जिनसे हम चीजें बनाते हैं। अब बात करते हैं उन रिसोर्सेज की जो हमारी दुनिया को चलाते हैं, यानी एनर्जी की। सबसे पहले देखते हैं एनर्जी के कन्वेंशनल सोर्सेज को। कन्वेंशनल सोर्सेज मतलब वो जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म दिया था और आज भी हमारी दुनिया को पावर दे रहे हैं, यानी कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इस मैप में आप इनके मेन एरियाज देख सकते हैं, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज जुड़ा है कि ये बने तो लाखों सालों में हैं, पर हम इन्हें कुछ ही 100 सालों में खत्म करते जा रहे हैं। ये लिमिटेड है और इनका समय अब पूरा हो रहा है। ये तीनों हमारे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के 3 पिलर्स हैं। पहला है कोयला, जो हमारे पावर प्लांट्स को रोशन करता है और स्टील प्लांट की भट्टियों को जलाता है। दूसरा है पेट्रोलियम या कहें लिक्विड गोल्ड, जो हमारे ट्रांसपोर्ट और अनगिनत इंडस्ट्रीज को स्पीड देता है, जिसके लिए हम असम और मुंबई हाई जैसे इलाकों पर डिपेंडेंट हैं। और फिर है नेचुरल गैस, जो इन दोनों से ज्यादा क्लीन है और हमारे घरों से लेकर फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज तक को एनर्जी देती है। क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज लिमिटेड हैं, तो जाहिर है हमें भविष्य के लिए एनर्जी के नए और बेहतर ऑप्शंस की तरफ देखना ही होगा। और बस यहीं से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की कहानी शुरू होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। हमारा पूरा लाइफस्टाइल, हमारी गाड़ियां, हमारी फैक्ट्रियां, सब कुछ इन्हीं पर तो निर्भर है। जब ये नहीं रहेंगे, तब क्या होगा? इस सवाल का जवाब हमें आज ही खोजना होगा, कल नहीं। एनर्जी के फ्यूचर का चुनाव असल में इन 2 रास्तों के बीच का चुनाव है। एक तरफ फॉसिल फ्यूल्स का रास्ता है, जो पोल्यूशन फैलाता है और एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा। और दूसरी तरफ है सूरज, हवा और पानी का रास्ता, एक ऐसा सोर्स जो हमेशा हमेशा मौजूद रहेगा और हमारे एनवायरनमेंट को भी सेफ रखेगा। ये चॉइस पास्ट और फ्यूचर के बीच की है। और अच्छी बात यह है कि भारत इस चैलेंज का सामना करने के लिए हर मुमकिन ऑप्शन को अपना रहा है। हम एटम को तोड़कर न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं, सूरज की धूप से सोलर एनर्जी बना रहे हैं और विंडमिल से हवा की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, समंदर की लहरों से लेकर धरती के अंदर की गर्मी तक एनर्जी का हर क्लीन सोर्स हमारे फ्यूचर के लिए एक नई उम्मीद है। क्लीन एनर्जी ऑप्शंस में न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है। ये यूरेनियम जैसे मिनरल के एक छोटे से एटम से जबरदस्त एनर्जी पैदा करती है। भारत ने इस सफर की शुरुआत महाराष्ट्र के तारापुर से की थी और आज ये टेक्नोलॉजी देश के कई कोनों तक पहुंच चुकी है। राजस्थान के रावतभाटा से लेकर तमिलनाडु के कलपक्कम तक ये सारे सेंटर्स भारत की बढ़ती एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। तो ठीक है, हमने मिनरल्स और एनर्जी सोर्सेज के बारे में तो समझ लिया, लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो अब आता है, और वो है इन कीमती रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, यानी इन्हें बचाना। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता एक सोची समझी स्ट्रैटेजी में है। हमें फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करके सोलर और विंड एनर्जी को अपनाना होगा। हमें हर मेटल को रिसाइकिल करके कचरे को खजाने में बदलना होगा। हमें नई टेक्नोलॉजी से रेयर मिनरल्स के सब्स्टिट्यूट यानी विकल्प खोजने होंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने कीमती रिसोर्सेज को बचाकर रखना होगा ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के भी काम आ सकें। और आखिर में ये सवाल सिर्फ सरकारों या बड़ी बड़ी कंपनियों से नहीं है, बल्कि हम सबसे हैं। हमारा फ्यूचर इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, बल्कि इस बात पर कि हम उनका इस्तेमाल कितनी समझदारी से करते हैं। इन कुदरती तोहफों को बचाना हमारी और आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है।